हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने किया होगा। तो एग्रीकल्चर की क्लास का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, है ना। तो आज क्या टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर का, हम क्या पढ़ने वाले थे। आज हम क्रेडिट समझेंगे, ठीक है। हम लोगों ने भूमि, उसके बाद में सिंचाई, उसके बाद में उर्वरक किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं वो समझा था। और अब हम क्या समझना चाहेंगे इसी के अंतर्गत, सिंचाई के बाद में हम समझेंगे कि वित्त किस प्रकार से कृषकों को उपलब्ध होता है, ठीक है। तो देखते हैं, वित्त समझना चाह रहे थे आज हम, है ना। तो वित्त से संबंधित चीजें हैं, तो मैं आपको सबसे पहले तो समझाऊंगी कि ठीक है, जो हम वित्त की बात करते हैं वो वित्त आखिर होता क्या है, ठीक है। एक कृषक है, उसको ट्रैक्टर खरीदने का है ना। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके बाद में ये बैंकिंग सिस्टम में भी वित्त वित्त बाजार वित्त व्यवस्था है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक कृषक को ट्रैक्टर खरीदना है, अब वो गया अपने किसी मित्र के पास, उसने बोला उसको ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रैक्टर आने वाला है 3 लाख का, ठीक है। उसको ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर है 3 लाख का, लेकिन उसके पास 3 लाख रुपए नहीं है। तो वो क्या बोलेगा उसका मित्र कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, और अगर वो देगा या किसी से दिलवाएगा तो वो उसकी जो ब्याज की रकम है वो 10% पर मंथ के हिसाब से ऋण उपलब्ध करवा सकता है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, इतना बजट नहीं है उसका कि इतना ज्यादा वो ऋण उस पर ब्याज पे कर पाए। तो वो क्या बोलेगा कि तुम बैंक से जाके ऋण ले लो, क्योंकि बैंक में ऋण क्या होता है, तुमको 2 to 3% पे मिल जाएगा, है ना। और यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुमको सब्सिडी भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, बैंक से क्या मिल सकती है, सब्सिडी, ठीक है। और सरकार बदलेगी तो कहीं कहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऋण माफी भी मिल सकती है। तो तुम क्या करो, यहाँ से ले लो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वित्त क्या होती है, वित्त जो कृषकों को क्यों जरूरी होता है। तो वित्त क्या है ये समझ में आया कि उनको पैसा चाहिए, क्यों, क्योंकि उसको फसल का उत्पादन करना है, उसको ट्रैक्टर खरीदना है, या उसके फसल कटाई के समय थ्रेशर मशीन खरीदने के लिए, या फिर थ्रेशर मशीन को किराए पर लाने के लिए पैसा चाहिए हो सकता है। और किस लिए, या तो उसने कोई लीज पे भूमि ली है तो उसको किराए के लिए चाहिए हो सकता है, ठीक है। उसको अच्छी किस्म का बीज चाहिए तो बीज के लिए भी वो अच्छे किस्म का जो बीज होता है वो महंगा हो सकता है। उर्वरक को खरीदने के लिए उसको ऋण की जरूरत पड़ सकती है, या फिर उसको ट्रैक्टर खरीदने के लिए, है ना, या फिर उसको थ्रेशर मशीन खरीदने के लिए, या फिर उसकी फसल खराब हो गई है तो उसको ब्याज के रूप में जो उसका धन है वो चुकाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से उसको पैसे की किसान को जरूरत पड़ सकती है, और उसके लिए फिर वो दो क्षेत्रों पे डिपेंड करता है। या पहली चीज, या तो वो किससे लोन ले ले, या तो वो साहूकारों से ऋण ले ले, ठीक है, जमींदारों से ऋण ले ले, रिश्तेदारों या व्यापार रिश्तेदारों से ले ले, ठीक है, व्यापारियों से ले ले, या मित्रों से ले ले, है ना। या फिर वो कहाँ से ले ले, या तो वो किसी संगठन से ले ले, ठीक है, या फिर वो बैंक से ले ले, या फिर वो स्वयं सहायता समूह से ऋण ले ले। के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होती है उसकी जो ब्याज की रकम होगी वो क्या होगी, कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, 7 to 8%, 10% के समथिंग होगी। और यहाँ पे उसको 2 to 3%, 5% के अराउंड लोन मिल जाएगा। तो उसको यहाँ से लेना प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन वो नहीं ले पाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता है, यहाँ पे उसके पास या तो जमीन के डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते हैं, या फिर उसके पास किराया लेने के लिए कोई भी ऐसा बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ से ऋण नहीं ले पाएगा, तो वो यहाँ से ऋण उठाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से कृषक को बहुत जगह से ऋण की जरूरत पड़ सकती है, और वो बहुत तरीके से ऋण ले भी सकता है, लेकिन क्या होता है उसमें कहीं ना कहीं उसको लॉस भी होता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर देखा जाए, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक मूल संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, किसी भी रीजन से वो ले सकता है, उसको ऋण की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सभी अनुचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण ले सकता है, विदेशी बैंकों से, और इन क्षेत्रों को ऋण देने के लिए अपने समायोजित नेट बैंकिंग क्रेडिट का 40% अलग से लागू करना आवश्यक होता है। क्या होता है कि जितने भी बैंक होते हैं उनके लिए 40% ये रहता है कि आपको 40% ग्रामीण क्षेत्रों को या कृषक परिवारों को ऋण देना ही होगा। इसके लिए कई बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निर्धारित किए जाते हैं, कुछ सहकारी बैंक होते हैं, छोटे बैंक भी होते हैं जो ऋण उपलब्ध कराते हैं। पीएसएल जो 75% तक का समायोजित नेट बैंक आवंटित करता है। ये सहायता या फिर ये लोन जो होता है स्पेशली कृषकों की जो ये जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए होता है,
और उनको कहीं ना कहीं सहायता उपलब्ध कराने के लिए होता है। इसी के सेगमेंट में जो सरकार होती है वो भी कहीं ना कहीं कृषकों को मदद करने के लिए योजनाएं चलाती है ना। कृषकों को मदद करने के लिए अब क्या करेगी सरकार? सरकार सबसे पहले तो फसल बीमा लागू कर देगी, है ना, या फिर इसके अलावा आशा योजना लागू कर दी, ठीक है, नेफेड के जरिए, ऑपरेशन ग्रीन के जरिए, ठीक है, इसके जरिए बहुत सारी योजनाएं लागू करेगी। साथ में और क्या है कि क्या करेगी, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवा दिया गया है, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, है ना। इसके अलावा जो मृदा योजना होती है उसके अंतर्गत भी किसान मृदा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई है, ठीक है। कई सरकारी संस्थाएं नाबार्ड और आरबीसी की हेल्प करती हैं, किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और पीएम किसान योजना भी यहाँ पे लागू की गई है, स्पेशली फॉर दैट कि किसानों को समय पे वित्त उपलब्ध कराया जा सके। उसके बाद अगर हम बीज की बात करें, हरित क्रांति के बाद से हमने सुना कि हाइब्रिड बीज आने लगे हैं, है ना, जो कि कहीं ना कहीं इनका जो लेबोरेटरी में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन कहता है ताकि ये उर्वरता को बढ़ा सकें, ठीक है, और इससे अच्छी फसलों का उत्पादन हो सके। उपज बढ़ाने के लिए उत्तम बीज आवश्यक होते हैं। हरित क्रांति HYV हाई यील्ड वाले बीज जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बीज ग्राम एक गांव जिसमें विभिन्न फसलों के बीज के उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाता है ना, जो स्वयं की और पड़ोसी गांवों की जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है। भारत का बीज बैंक कहाँ है? भारत ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर में चांगला में अपनी बीज भंडार सुविधा स्थापित की है, ठीक है। और इसके अलावा मुख्य बिंदु जो दिया गया है वो स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे में स्थित विश्व की सबसे बड़ी बीज भंडार सुविधा केंद्र है, ठीक है। हाल ही में कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? ये जो कृषि को निगरानी भी बनाए रखता है और मदद भी करने के लिए जिम्मेदार होता है, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने बीज बिल वर्ष 2019 के प्रारूप को अंतिम रूप दिया है। यह संसद के विचाराधीन है। इनका लक्ष्य क्या है कि बीजों की गुणवत्ता को सुधार करना, ठीक है, बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें कृषकों तक पहुंचाना इनका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके बाद में बीज प्रतिस्थापन दर भी नियुक्त की गई है और बीज प्रतिस्थापन अनुपात भी निर्धारित किया गया है, ठीक है, ताकि फसलों को बढ़ाया जा सके और कम जो होता है कि जो सिंचाई की जरूरत होती है वो कम पड़े और कम सिंचाई में कम जल में भी अच्छी उत्पादकता की जा सके, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियर सीड्स होते हैं, फिर इसको ब्रीड सीड्स में बदला जाता है, फिर फाउंडेशन सीड्स है, रजिस्टर्ड सीड्स है और सर्टिफाइड सीड्स है। नॉर्मल सीड्स होता है उसको कहीं ना कहीं एक प्रोसेस के अंतर्गत लाया जा रहा है ना, उसको लेबोरेटरी में लाया जा रहा है, उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जा रहा है और उसको हाइब्रिड फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अच्छी उत्पादकता दे सके। अब देखिए मैंने बताया कि अलग अलग योजनाएं भी लागू की गई है, उसी के अंतर्गत है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। आप लोगों को भी ट्राई करना है कि जितनी भी कृषकों के लिए योजनाएं निकाली गई है, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रही हूँ कि उसकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और ये जो होता है ये आपके जो मेंस के एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, करंट से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई थी ताकि जो आपकी मृदा है आप सॉइल ले जाके लेबोरेटरी में चेक करवा सकते हैं कि आपकी सॉइल में किस चीज़ की कमी है और आपको किस चीज़ की कमी की पूर्ति करनी है, तो किस प्रकार का उर्वरक आप उसमें इस्तेमाल करें और किस चीज़ की ज़्यादा है, कोई ज़्यादा होती है तो बोलते हैं किस चीज़ का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, उर्वरकों का इस्तेमाल करें या फिर जैविक खाद्य का इस्तेमाल करें। इस चीज़ की जाँच करने के लिए भी आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड या जो मृदा ले जाके उस पर टेस्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है। मुद्रित रिपोर्ट कार्ड 2 वर्षों के अंतराल पर सभी किसानों को दिया जाता है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यान्वित होता है। ये नमूने लेने, उसका प्रशिक्षण करने और रिपोर्ट देने का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसका खर्च भी क्या होता है, किसानों को व्यय नहीं करना पड़ता है, केंद्र सरकार सपोर्ट करती है कि कृषक क्या करें, अपनी मृदा की जांच समय समय पर या हर 2 साल में करवाते रहें, ठीक है। इसमें 6 फसलों के लिए उर्वरक संस्तुतियां शामिल होती है जिनमें जैविक खाद्यों की सिफारिश और मांग पर अतिरिक्त फसलों के लिए अनुशंसाएं शामिल होती है। कोशिश की जा रही है रिसेंट में कि उर्वरकों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कम हो ताकि फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जैविक खाद्यों का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। मिट्टी के नमूनों की जांच 12 मापदंडों के आधार पर की जाती है, जिसमें मैक्रो पोषक तत्व देखे जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो मेन एलिमेंट्स है उर्वरकों के, और द्वितीयक पोषक तत्व जो सल्फर है, और सूक्ष्म पोषक तत्व जो जरूरी होते हैं कहीं ना कहीं जो जस्ता होता है ना, लेह, जिंक, लोह,
तांबा, कॉपर, मैग्नीज है ना, बोरान जैसे कण शामिल होते हैं। उसके अलावा भी कुछ और भी इसमें जो तत्व हैं, ओसी, कार्बनिक कार्बन, पीएच है ना, एलिमेंट मिक्स्ड एलिमेंट है। इसके बाद में वितरण किस प्रकार से किया जाता है, तो मैंने बताया कि पीडीएस सिस्टम, हमने इसको सबसे पहले जो एक छोटा सा ब्रैकेट बना के हमने सारी चीजों को एक साथ रखा था, तो हमने पीडीएस सिस्टम को भी समझने की कोशिश की थी। पीडीएस सिस्टम को हमने पहले भी समझा है, अभी फिर वही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है पीडीएस सिस्टम के जरिए, क्योंकि उत्पादन करना ही सफिशिएंट नहीं है, उत्पादन करने के बाद उसको सही समय पर लोगों के पास, जनता के पास पहुंचाना भी बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन लोगों के लिए राशन कार्ड की योजना बनाई गई है, ठीक है, ताकि उन लोगों को खाद्यान्न की कोई कमी ना हो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जब लागू किया गया था, तब से ही राशन कार्ड वितरित किए गए हैं, और खुद जो राशन की दुकानें होती हैं हर क्षेत्र में अवेलेबल होती है, वहां जाके आप कम कीमतों में 5 रुपए किलो वहां पे गेहूं मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा चावल भी 3 रुपए किलो चावल मिल जाएगा। इस प्रकार से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। फार्मर्स के पास से जो मिनिमम प्राइस होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट खरीद लेती है, उसको हमें ट्रांसपोर्ट के जरिए राशन की दुकानों पे भिजवा के उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा जो सिस्टम होता है वो काम करता है ना, जो एमएसपी होता है वो भी काम करता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करती है, क्योंकि कृषि स्टेट गवर्नमेंट का विषय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में वो फेयर प्राइस या आदर्श प्राइस या कम प्राइस पे जनता के बीच उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, ठीक है। अब तो एक नई योजना है जो अभी अभी रिसेंट में लागू की गई है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। पहले क्या था, जो कि कृषि स्टेट का विषय होता था, तो हर स्टेट के हिसाब से राशन कार्ड वितरित होते हैं कि आपका अगर ये राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको इसी स्टेट में आप राशन ले सकते हैं। लेकिन अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल लागू की गई है, जिसके जरिए आप उसी राशन कार्ड पे पूरे भारत में कहीं भी राशन ले सकते हैं। जहाँ भी राशन की दुकान अवेलेबल होगी आप वहां जाके अपना राशन कलेक्ट कर लेते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए किया गया है जो कई बार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ आ जाते हैं, या फिर कई बार बिहार के लोग दिल्ली में आके काम करने लगते हैं, ठीक है। कई बार पंजाब हरियाणा से लोग आके दिल्ली में बस जाते हैं, ठीक है। कई बार यूपी के लोग हरियाणा पंजाब में चले जाते हैं। तो कई बार ना काम के सिलसिले में लोगों का स्टेट चेंज होता रहता है, और वहां पे जाने के बाद स्लम्स ना बढ़े या फिर लोगों को खाद्यान्न की वजह से परेशान ना होना पड़े, इसके लिए योजना लागू की गई है। इसमें एक राशन कार्ड के लिए मानक प्रारूप बनाए गए हैं, है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के लाभार्थियों के इन राज्यों में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाला अनाज खरीद सकते हैं। राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी खाद्यान्न खरीद सकता है। भारतीय खाद्य निगम बनाया गया है, ये स्पेशली बनाया गया है कि ताकि लोगों को खाद्य की आपूर्ति हो सके, ठीक है। क्या करना है, बफर स्टॉक को कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर के लोग बफर करते हैं उनको रोकना भी है, साथ में गवर्नमेंट बफर स्टॉक करे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या किसी भी आपातकालीन स्थिति पे खाद्यान्न की कमी ना हो, इस बात की भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। और मानसून की वजह से अनाज खराब ना हो, इस चीज की भी देखरेख करें। जो सार्वजनिक मंडियां बनाई गई हैं, एपीएमसी की जो मंडियां बनाई गई है, वहां पे क्या होता है, कई बार अनाज खुला रखा रहता है और मौसम की वजह से, बेमौसम बरसात की वजह से या नमी की वजह से अनाज खराब हो जाता है। तो इसके लिए भी कदम उठाए गए हैं ताकि भारतीय खाद्य निगम अनाज की खरीद, भंडारण, ढुलाई, सार्वजनिक वितरण, बफर स्टॉक के रख रखाव के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक नोडल एजेंसी है, ठीक है, जो एमएसपी पर अनाज खरीदती है, ठीक है। एमएसपी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने कल। आपकी कल की क्लास, आप परसों की क्लास आप अच्छे से लीजिएगा। खुले आधार पर इसकी खरीद की जाती है, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से राज्य सरकार की एजेंसी और निजी चावल मिल संचालकों द्वारा भी अधिप्राप्ति की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से ये है। इसके बाद में पार्कम में गोदाम रसीद प्रणाली है। गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों को गोदाम उपलब्ध कराती है कि जब आपका सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है और आपके पास रखने की, भंडारण करने की सुविधाएं नहीं है, तो आप जो गवर्नमेंट गोदाम्स बनाती है जिसके पास, जहाँ पे क्या करते हैं, आप रसीद ले सकते हैं, रसीद बनवा के जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट भी एमएसपी पे किसानों से अनाज खरीदती है तो उसको भी रखने के लिए यहाँ पे सुविधा अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है, पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगी। इसके बाद में कृषि बाजार मंडियाँ क्या है, एपीएमसी मैंने अभी बताया,
कि क्या होता था कि कृषकों को, सभी कृषक, एक स्टेट के सभी कृषक, क्या बोले कि जिले में या फिर एक क्षेत्र में, तहसील भी है तो आसपास एक हर ग्रामीण क्षेत्र में तो मंडियां नहीं होती है, लेकिन उसके आसपास जो भी एक ऐसा शहर जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, जहाँ पे 1-1.5 लाख की पब्लिक अवेलेबल होती है, वहाँ पे मंडियां बनाई जाती है। ऐसी मंडियां बनाई जाती है जहाँ पे सभी कृषक, सभी ग्रामीण क्षेत्र से आके लोग अपना जो माल होता है, जो भी अनाज होता है, वो एक जगह पे बेच सके। वहाँ पे सभी व्यापारी भी उपलब्ध होते हैं, सरकार के भी जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी अधिकारी अनाज खरीदते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं। इस प्रकार से कृषि उपज मंडियां बनाई गई है, एपीएमसी जिसे कहते हैं। ठीक है, राज्यों द्वारा स्थापित किया गया है। मध्यस्थ द्वारा शोषण की घटनाओं को समाप्त करना। कई बार मध्यस्थ गांव में जो बड़े जमींदार होते हैं, वो उनके पास पैसा होता है, वो छोटे किसानों से उनको कम पैसा देके और अनाज खरीद लेते हैं, फिर वो बाजार की मंडियों में बड़े मतलब ज्यादा दामों पर बेचते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं छोटे कृषकों को नुकसान ना हो, इसके लिए भी मध्यस्थों का उन्मूलन करने के लिए, खाद्य उत्पादन को बाजार में लाने के लिए बिक्री नीलामी के माध्यम से की जाती है। तो इस प्रकार से एपीएमसी काम करता है। ई नाम योजना कल मैंने आपको समझाई थी, थोड़े से मैं एक्सप्लेन करूंगी। 2016 में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप मोबाइल के जरिए और कंप्यूटर सिस्टम के जरिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अपना माल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी किसी भी कंट्री में अपना माल बेच सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बनाई गई है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जहाँ पे क्या करती है कि सरकार क्या करती है, किसानों से पहले से ही एक मूल्य निर्धारित कर देती है कि आपकी फसल कैसी भी हो, गवर्नमेंट ये प्राइस है, इस प्राइस पे आपकी फसल खरीदेगी। तो उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। किसके जरिए? एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, एक नोडल एजेंसी है जो कि एमएसपी देती है। ठीक है, और ये क्या है कि कृषि जिलों की कीमत के उतार चढ़ाव के किसानों की रक्षा करने के लिए है। कृषि लागत मूल्य आयोग कौन करता है? ये कृषि लागत मूल्य आयोग सीपी के द्वारा अनुशंसित होती है, और कैबिनेट समिति जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री होते हैं उसके द्वारा यह अनुमोदित की गई है। ठीक है, कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार उत्पादन की 3 प्रकार की लागत होती है, A2FL, C2। क्या है? एक तो वास्तविक लागत, उसके अंदर जो पारिवारिक श्रम उसमें लगा है वो, उसके अलावा उसमें जो भी किराया लगा हुआ है, जो भूमि के ब्याज लिया है आपने फसल उत्पादन के लिए, उस सबको कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कैलकुलेट तो करेगी ना गवर्नमेंट की किस प्रकार से लोगों को नुकसान ना हो, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कौन करता है? सीएसीपी करती है सिफारिश, रिमेंबर इट, नेवर फॉरगेट इट। ठीक है, हालांकि C2 का उपयोग मुख्य रूप से बेंचमार्क संदर्भ लागत, जो भी आपकी बेसिक लागत होती है उसको ध्यान में रख के किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एमएसपी किन किन चीजों पे घोषित किया गया है? तो एमएसपी जिन चीजों पे घोषित किया गया है वो अनाज है। अनाज कौन कौन सा है? तो ये लिस्ट बताई गई है, धान पे, गेहूं पे, धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, रागी, इन चीजों पे किया गया है। 7 प्रकार का जो अनाज है जिसपे एमएसपी लागू किया गया है। दलहन, अरहर की दाल, अरहर जिसे हम तुअर भी कहते हैं, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर की दाल पे भी एमएसपी लागू है। उसके अलावा तिलहन, मूंगफली, श्वेत सरसों, तौरिया, है ना, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, केसर, इनके ऊपर भी एमएसपी लागू की गई है। ठीक है, नारियल, छिलका नारियल, कपास, कच्चा पटसन, गन्ना और वर्जिना, इन सारी चीजों पे एमएसपी लागू होता है। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा सा, कृषि लागत मूल्य आयोग किसे कहते हैं? इसका गठन कब हुआ था? तो गठन 1965 में हुआ था, बहुत पहले से हो गया था। ठीक है, क्योंकि जब पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसी समय से इस आयोग का गठन कर दिया गया था। एक वैधानिक आयोग है, किसानों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, और प्रौद्योगिकी, नई नई प्रौद्योगिकी आती है तो उसे किसानों को समय समय पर जोड़ते रहें, आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाएं, उत्पादकता और समग्र जो अनाज है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और एमएसपी की सिफारिश भी यही मंत्रालय, यही आयोग करता है। ठीक है, एमएसपी खरीफ और रबी मौसमों के लिए कीमतों की सिफारिश की अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, बाकी सारा कुछ है, बहुत छोटा छोटा है। गन्ना मूल्य निर्धारण, गन्ने का मूल्य निर्धारण किया जाता है किस प्रकार से? गन्ने का मूल्य केंद्र राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, गन्ना उसमें शामिल नहीं हो रहा है तो उसको भी मूल्य निर्धारण केंद्र और राज्य के द्वारा किया जाता है, जबकि चीनी की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। समझ रहे हैं आप? कितना चीनी कितना कॉस्टली होता, महंगा होता जा रहा है, 40-50 रुपए केजी हो गया है, लेकिन जिसका मूल्य है राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, और ये एमएसपी भी इस पर लागू नहीं होती है। उचित और लाभकारी मूल्य, चीनी मिलों द्वारा चीनी की दर, गन्ने की दर खरीदी जाने की न्यूनतम कीमत होती है।
1955 में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना नियंत्रण अधिनियम 1966 के सांविधिक प्रावधानों द्वारा शासित है। गन्ना उद्योग को पुनर्गठित करने की रंगराजन समिति की रिपोर्ट। कि गन्ना हमारे यहाँ शुरू से नकदी फसलों के रूप में इस्तेमाल किया था। चीनी उतना बेसिक एलिमेंट नहीं माना जाता है जितना कि हम लोग गेहूं, अनाज, दालों को मानते हैं, ठीक है, सब्जियों को मानते हैं। तो इस पे भी समिति बनी है और इस पे भी क्या किया गया है कि बोला गया है कि भाई विचार कीजिए कि ये भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, इसकी भी पैदावार होती है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एमएसपी मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक आयोग बनाया गया रंगराजन और आयोग बनने के बाद रंगराजन समिति ने इस पे पूरा लेखा जोखा जो भी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई है। और उसके बाद में गन्ने के ऊपर भी एमएसपी नहीं दी जाती है। और जो बाजार का मूल्य निर्धारित, गन्ना तो राज्य सरकार कीमतें लगाती है, बहुत सस्ते कीमतों में मिल जाता है, लेकिन जब चीनी बन के आती है तो बहुत ही कॉस्टली हो जाती है उसमें प्राइस, क्योंकि बाजार के हिसाब से चल जाता है, ठीक है। और ठीक है, तो ये है। उसके आगे मूल्य निर्धारण भुगतान प्रणाली, एमएसपी पर आधारित खरीद फसल के अंतराल को दूर करने के लिए मूल्य निर्धारण भुगतान प्रणाली को लागू किया गया है ना। इसका लक्ष्य क्या है कि चुनिंदा जो फसलें हैं उनके वास्तविक बाजार मूल्य के हिसाब से सरकार एमएसपी घोषित करे, ठीक है। सारी फसलें एक जैसी नहीं होती ना, तो कुछ फसलों के लिए स्पेशल प्राइस रहता है, कुछ फसलों को क्या चाहते हैं कि सरकार बाजार के आधार पर ही उसका प्राइस निर्धारित करे, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर क्या किया जाता है, फसलों की खरीद, परिवहन, भंडारण की जरूरतों में कमी आएगी, उनके पीडीएस के तहत बेचने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। सब्सिडी अगर प्रोवाइड कराई जाएगी कुछ चीज़ों पे, जैसे कि गन्ना मान लीजिए, है ना, हमारे यहाँ तो भारत में चाय की भी डिमांड बहुत रहती है, कॉफ़ी की डिमांड भी बहुत है, तो बहुत से ऐसे और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। जूट मान लीजिए, जूट ले लीजिए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं नकदी फसलें हैं, मसालों की कीमतें ले लीजिए, है ना, जो कि लोगों के लिए, जैसे मसाला, नमक ले लीजिए, और भी जो मिर्च वगैरह रहती है, तो उनकी कीमतें होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको अभी भी पीडीएस सिस्टम में नहीं लाया गया है, नहीं उनकी कीमतों पर एमएसपी लागू की जा रही है, ठीक है। पीएम आशा योजना, मैंने कहा है पीएम आशा योजना इंपॉर्टेंट होती है, इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो मूल्य को कम करना अदायगी योजना का एक भाग है। ऐसे ही और भी राज्य की योजना, जैसे हरियाणा की भावांतर भरपाई योजना, मध्य प्रदेश के द्वारा भावांतर योजना लागू की गई है, ठीक है। मैंने आपको ऑपरेशन ग्रीन पहले भी पढ़ाया है कि जो जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है उन फसलों के लिए लागू की जाती है, और इसके जरिए जो टमाटर, प्याज जैसी चीजें हैं, है ना, जो खाद्यान्न है, उनकी कीमतों को कम करना और उनको स्टोर करने के लिए स्टोरेज सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल कराना, उनके लिए ट्रांसपोर्ट में 50% की सब्सिडी देना। तो इस प्रकार से ऑपरेशन ग्रीन हमने 2-3 बार समझा है, ठीक है, कि उन फसलों के लिए जो जिनकी मूल्य में वृद्धि ना हो, क्योंकि अगर टमाटर की फसल खराब होगी तो अचानक से मार्केट में टमाटर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार से आलू, प्याज, है ना, और फल और भी ऐसी सब्जियां जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, उनके लिए ऑपरेशन ग्रीन लागू किया गया है। इसमें परिवहन, ट्रांसपोर्ट में 50% की सब्सिडी, इसके साथ में ही इसके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह उपलब्ध कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। याद में कीमत स्थिरीकरण निधि क्या है, 2014 में ये योजना लागू की गई है, केंद्र की योजना है ना। कीमतें किसी भी खाद्यान्न वस्तु की एकदम से ना बढ़े, उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए नेफेड लाया गया है ना। नेफेड इसके अंतर्गत ही काम करता है और ये ध्यान रखता है कि किसी भी खाद्यान्न वस्तु की कीमतें एकदम से ना बढ़े। अगर किसी की कीमतें बढ़ रही हैं तो वो चेक कहता है कि जमाखोरी तो नहीं की गई है ना, बफर तो नहीं किया गया है। अगर बफर किया गया तो फिर सरकार उस पर एक्शन लेती है और क्या करती है, उसके प्राइस को मिनिमम रखने के लिए काम करती है। साथ में ही इनकी खरीद के ऊपर क्या करती है, और भी ब्याज मुक्त कर देती है, ब्याज मुक्त इसकी खरीद करने लग जाती है, ठीक है। आम आदमी को बेचती है ना, सरकार खरीद के डायरेक्ट आम आदमी को बेचने की कोशिश करती है। 2014 में इसकी स्थापना कृषि मंत्रालय के द्वारा की गई थी। वर्ष 2016 में उपभोक्ता मंत्रालय ने स्थापित किया था। इसके अलावा कृषि निर्यात क्षेत्र है, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। कृषि निर्यात क्षेत्र क्या है, 2001 में लागू किया गया था। इसकी स्थापना किसने की है, एक्सिम बैंक ने की है। 1997 से 2001 में की गई है। कच्चे माल के बाद उसका प्रसंस्करण करना, पैकेजिंग करना, ठीक है, उसका वितरण कराना, इसको बहुत ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत से हमारे टॉपिक है छोटे छोटे, जो हम क्या करेंगे कल की क्लास में समझ लेंगे, ठीक है। तो ये कृषि आय और कृषि आय समर्थन के साथ में कुछ योजनाएं हैं जो हम कल की क्लास में समझेंगे। ओके।